हम्म। तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको सारे प्रोटीन्स करा दिए, ठीक है? मेरी आवाज तो ठीक से आ रही है ना? यस मैम। सारे प्रोटीन्स करा दिए थे, सारे प्रोटीन्स हमने डिस्कस करे और हर तरीके का प्रोटीन मैंने आपको बताया है ना, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन्स, है ना, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, हमने सारे पढ़े। अब हम आज की क्लास में शुरू करेंगे लिपिड्स, ठीक है? तो हम लिपिड्स शुरू करेंगे, लिपिड्स बायोमोलिक्यूल की कैटेगरी शुरू करेंगे। सबसे पहले लिपिड्स के बारे में कुछ चीजें आप लोगों को जाननी है, ठीक है, जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो फैट और उसके डेरिवेटिव्स, इनको हम लिपिड कहते हैं। मतलब जो भी चीज फैट में आएगी या फिर उसी के जैसे कोई प्रोडक्ट है ना, उसको हम लिपिड कहते हैं। चलो, लिपिड का जो टर्म था वो किसने दिया था? वो ब्लूर ने दिया था। तो आप ये एक चीज याद रख सकते हो कि लिपिड टर्म जो था वो किसने कॉइन किया था, किसने दिया था? ब्लूर ने दिया था लिपिड का टर्म। नाउ, ये जो हमारे लिपिड होते हैं, ये आपको पता है ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, है ना? फैट्स के ग्लोब्यूल, इन्हीं को ही तो लिपिड कहते हैं। ये वाटर में कैसे होते हैं? ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। सो दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बट ये कहाँ सॉल्युबल होते हैं? किसी को कोई आइडिया ये सॉल्युबल कहाँ होते हैं? कोई बताएगा मुझे? कभी आपने पढ़ा हो? तो ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है बच्चों? आपने पढ़ा होगा, आपको याद नहीं होगा। सो वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है? अब क्या होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जिसमें भाई सॉल्वेंट मैम फैट वही ना जैसे? मैम, एसिटिक एसिड। हाँ, इसी तरीके के जो सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें अब एसीटोन आते हैं, ठीक है? हाँ, वही एसिटिक एसिड जिसमें एसीटोन, कार्बन का ये हो कार्बन गया। का पूरा हाँ, कंपाउंड। वेरी गुड। हाँ, और क्लोरोफॉर्म, है ना, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया। देन बेंजीन, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया। ईथर, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया। एक सेकंड रुकिए। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो मैं क्या कह रही थी बच्चों कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि हमारे एसीटोन हो गए, क्लोरोफॉर्म हो गया, ओके, बेंजीन हो गया। अगर हम बात करें हॉट एल्कोहल की, ठीक है, तो हॉट एल्कोहल जो होती है इसमें भी ये सॉल्युबल होते हैं हमारे लिपिड। तो आपको ये एक चीज इसके बारे में पता होनी चाहिए। ओके, अब लिपिड के बारे में इतनी सारी चीजें ही आपको जाननी है, किस तरीके के मॉलिक्यूल है बेसिकली, है ना? और फैट जो है, फैट जो कहीं भी जमा होता है, फैट बॉडी में कहीं भी फैट जमा है ना बच्चों, वो लिपिड की फॉर्म में जमा होता है। फैट ग्लोब्यूल्स, उनको लिपिड कहा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा, है ना? कभी कभार जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स की स्किन में फैट जमा होता है। फैट कैसे जमा होता है? एज अ फूड रिजर्वायर, फूड रिजर्वायर के तौर पे फैट जमा होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। फैट हमने देख लिया, लिपिड हमने देख लिया। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं बच्चों। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े? अब सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस मैम। हाँ बच्चों, मेरी, हाँ, मेरी आवाज जब नहीं आए तो मुझे बता देना, ठीक है? तो सबको मेरी आवाज आ रही है? क्लासिफिकेशन पे चले? ओके, यस मैम। तो क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे सिंपल लिपिड, ठीक है? हम सिंपल लिपिड पढ़ेंगे। देन हम कॉन्जुगेटिव लिपिड पढ़ेंगे, कॉन्जुगेटिव लिपिड्स। देन थर्ड हम पढ़ेंगे डेराइव्ड लिपिड्स,
ठीक है, जो कि डेराइव्ड होते हैं, डेराइव्ड लिपिड्स। तो ये हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बच्चों आज। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल लिपिड्स की, कि सिंपल लिपिड्स कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो फर्स्ट है हमारा सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स जो होते हैं, सबसे पहले हमारे जो लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स और, है ना, किसी भी चीज की अगर सिंपल लिपिड की बात करें तो ये ईस्टर्स होते हैं। इसमें फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होती है और अल्कोहल होता है बच्चों। तो फैटी एसिड की लंबी चेन और अल्कोहल, इनके ईस्टर। अच्छा, अभी आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है, जब मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी हम ये याद रखते हैं, दीज आर ईस्टर्स ऑफ, ईस्टर होते हैं, किस चीज के ईस्टर होते हैं, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अल्कोहल और फैटी एसिड के ईस्टर्स होते हैं। बेसिकली क्या है, उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो एक ईस्टर बॉन्ड होगा। तो ये कैसे ईस्टर है, ये फैटी एसिड और अल्कोहल के ईस्टर है। ओके, चलो देखते हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका और डिवीजन है। सो ये सिंपल लिपिड्स है, दे आर फर्दर डिवाइडेड, और इनको हम डिवाइड अगर करें तो अब इनके भी बच्चों सिंपल लिपिड्स में हम चीजें देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले कैटेगरी देखते हैं ट्रू फैट्स, ठीक है। ट्रू फैट्स देखेंगे और इसको हम न्यूट्रल फैट्स भी कहते हैं, ठीक है, या फिर हम इनको न्यूट्रल लिपिड कह सकते हैं। तो ट्रू फैट हो गया और न्यूट्रल लिपिड, ये पहली कैटेगरी है। तो बच्चों आपको पता चल गया, मैं लिपिड पढ़ा रही हूँ, लिपिड में क्लासिफिकेशन हमने देखी। देन सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड क्या होते हैं, दीज आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ये पहले, ये भी फर्दर डिवाइडेड है ना, इनकी भी डिवीजन है। इसमें सबसे पहले है ट्रू फैट, ठीक है, ट्रू फैट्स और न्यूट्रल लिपिड्स कहते हैं। ये क्या है, अब इसमें क्या है, क्या होते हैं ट्रू फैट। ट्रू फैट में हम लिख सकते हैं दीज आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे अल्कोहल जो है वो स्पेसिफिक है बच्चों, मतलब अल्कोहल का नाम यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे इसी तरीके का है, ये जो ग्लिसरॉल है यही यहाँ पे पाया जाएगा सिंपल लिपिड में। सिंपल लिपिड में जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलके ईस्टर बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके के लिपिड को हम सिंपल लिपिड या फिर न्यूट्रल लिपिड कहते हैं, ठीक है, सॉरी ट्रू फैट या फिर न्यूट्रल लिपिड कहते हैं। तो जब ईस्टर, ठीक है, ईस्टर बॉन्ड बनेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच, क्योंकि हमने लिपिड में क्या मैंने आपको बताया कि सिंपल लिपिड में फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में ईस्टर बॉन्ड बनेगा। तो इसमें दो कैटेगरीज हैं, पहली कैटेगरी हमने देख ली। अब दूसरी कैटेगरी क्या है, तो दूसरी कैटेगरी है वैक्सेस। ओके, तो वैक्सेस जो होती है, वैक्स आपने सुना है लगाते भी होगे आप लोग वैक्सेस, देखिए आपने वैक्सेस, यस मैम। बताओ भाई, है ना, वैक्सेस होती है बहुत सारी, है ना। तो ये जो वैक्स है, वैक्स जो शब्द है, तो बेसिकली ये भी एक तरीके का लिपिड है। तो फैटी सब्सटेंस है वैक्स, जब भी आप देखो तो आप समझ जाना ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये लिपिड कैटेगरी में आ रहा है, फैट सब्सटेंस है। तो वैक्सेस क्या है, दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स प्लस, प्लस या फिर एंड लिख सकते हो, एंड अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, वैक्सेस के केस में फैटी एसिड तो होगा, ओके, और ईस्टर बॉन्ड भी बनेगा, लेकिन जो अल्कोहल होगा वो ग्लिसरॉल नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके के क्या बोलते हैं कि इस तरीके के जो हमारे लिपिड होते हैं उनको वैक्सेस कहा जाता है। वैक्स होता है ये, वैक्स में सिंपल आपको ईस्टर बॉन्ड मिलेगा, है ना, एक मॉलिक्यूल आपको फैटी एसिड का, मतलब एक चेन, उसके बीच में ईस्टर बॉन्ड बनेगा, लेकिन ईस्टर बॉन्ड किसी अल्कोहल के साथ वो बनाएगा, लेकिन ग्लिसरॉल के साथ वो कभी भी ईस्टर बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे अल्कोहल तो होना चाहिए, बट अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। क्लियर है आपको ये, आगे बढ़ू मैं, चलो वैक्सेस ये हो गया। चलो अब हम कॉन्जुगेटेड लिपिड्स देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम और डिटेल में करेंगे। ओके, चलो, तो दूसरे जो हमारे टाइप हैं वो है कॉन्जुगेटेड लिपिड।
तो सेकंड है हमारे, इसको मैं फर्स्ट कर देती हूँ, रुक जाओ। तो दीज आर फर्स्ट एंड सेकंड है हमारे कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटिव लिपिड। लिपिड ये कैसे लिपिड है? अब यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? यहाँ पे एक सिंपल लिपिड होगा, ऊपर जो पढ़ाया है मैंने, सिंपल लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट, नॉन लिपिड पार्ट। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों। क्या कह रहा है? कॉन्जुगेटेड किस तरीके के लिपिड होंगे? जहां पे कोई भी सिंपल लिपिड किसी भी नॉन लिपिड पार्ट के साथ जुड़ा होगा। ओके, सिंपल लिपिड अगर किसी भी फॉस्फेट के साथ जुड़ा हो, है ना? हाँ जी, मैम मतलब लिपिड नॉन लिपिड पार्ट का मतलब इस लिपिड की जगह कोई सा भी मैम होगा कंपाउंड, जैसे मैम प्रोटीन। हाँ मतलब यहाँ पे सिंपल लिपिड के साथ जुड़ा होगा कोई भी और अदर कंपाउंड, जैसे कि फॉस्फेट। अगर इसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हो, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हो, तो वहां पे कैसा लिपिड हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड हो जाएगा, है ना? जब यस हम मैम। इसको आगे और डिटेल में करेंगे, अगर इसके अंदर ग्लाइकोजन जुड़ा हो, है ना, तो ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। तो उस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब बेसिकली ग्लाइकोजन नहीं, वहां पे कोई और सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो आप, हम जब उसकी और कैटेगराइज करेंगे, इसको और डिटेल में देखेंगे, तब मैं आपको ये और क्लियर बताऊंगी। तो अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि कॉन्जुगेटेड लिपिड में आप क्या देखोगे? सिंपल लिपिड देखोगे प्लस नॉन लिपिड पार्ट वहां पे जुड़ा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ इस तरीके के, जैसे कि पहला ही मैंने आपको बताया, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या होगा बच्चों? क्योंकि कोई भी वहां पे किसका मॉलिक्यूल जुड़ा होगा? कोई भी फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अगर वहां पे जुड़ा होगा लिपिड के साथ, तो वहां पे फॉस्फोलिपिड होगा, ठीक है। अब ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड में भी यही होगा कि कोई भी, एक सेकेंड, मुझे कोल्ड हो रहा है ना काफी। ओके, तो ग्लाइकोलिपिड में भी यही होगा कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, है ना, गैलेक्टोज हो गया, तो ग्लाइकोलिपिड में एक गैलेक्टोज जुड़ा होता है सिंपल लिपिड के साथ। ओके, सिंपल लिपिड के साथ एक गैलेक्टोज जुड़ा है, तो ग्लाइकोलिपिड ऐसे हो गया, ठीक है। फिर तीसरा, लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन देखो, लिपो मतलब लिपिड और प्रोटीन प्रोटीन जुड़ा बना है हुआ। उसके साथ। हाँ, प्रोटीन कैसा है? ये नॉन लिपिड पार्ट है। तो हमेशा एक सिंपल लिपिड के साथ एक नॉन लिपिड पार्ट अगर जुड़ा होगा, तो उस तरीके को, ठीक है, उस तरीके के लिपिड को हम कॉन्जुगेटेड लिपिड कहते हैं। नाउ हम थर्ड पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, थर्ड हम पढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझसे अभी ही पूछना आप लोग। थर्ड है हमारा डेराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। डेराइव्ड लिपिड्स में कौन से लिपिड्स होते हैं और डेराइव्ड लिपिड्स किस तरीके के लिपिड्स होते हैं? ओके, सो डेराइव्ड लिपिड जो होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये लिपिड सिंपल या फिर कॉन्जुगेटेड से हम डेराइव करे हुए होते हैं। हमने, समझ रहे हो आप? ये ना तो सिंपल होते हैं ना तो कॉन्जुगेटेड होते हैं। ये कुछ ऐसा अलग सब्सटेंस है जो कि सिंपल और कॉन्जुगेटेड से ही फॉर्म हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके के लिपिड को डेराइव्ड लिपिड कहते हैं। डेराइव्ड लिपिड काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं स्ट्रक्चर में, और ये काफी इनसॉल्युबल होते हैं ये भी वाटर में। ओके, और अगेन सेम चीज है ना, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो उसमें ही सॉल्युबल होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो इस तरीके के लिपिड्स डेराइव्ड लिपिड्स कहलाते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम स्टेरॉल्स पढ़ेंगे बच्चों, और इसमें हम टर्पीन्स पढ़ेंगे, स्टेरॉल्स पढ़ेंगे और टर्पीन्स पढ़ेंगे। ये दो तरीके के लिपिड होंगे हमारे डेराइव्ड लिपिड। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों को इसमें जो अभी मैंने बताया, इसमें कोई डाउट है किसी को भी? किसी को कोई डाउट नहीं है? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्लास में। ठीक है, ओके, सब लोग आ चुके हैं। किसी को कोई डाउट नहीं? किसी का कुछ मिस तो नहीं हुआ? वो भी मुझे बता दीजिए। नो मैम। ओके, आपकी अटेंडेंस भी ले लेती हूँ मैं। चलिए, तो तीन तरीके के लिपिड्स मैंने कैटेगरी बता दी, ठीक है। सिंपल लिपिड्स हो गए, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स हो गए एंड डेराइव्ड लिपिड्स हो गए। अब हम बात करते हैं ट्रू फैट्स की। तो ट्रू फैट्स मैंने कहा बताए थे? सिंपल लिपिड की पहली कैटेगरी। तो
ये है पहली और ये वाली वैक्सेस है दूसरी। तो मैं एक बार कर देती हूँ, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो सबसे पहले ट्रू फैक्ट्स बताए थे, तो सबसे पहले ट्रू फैक्ट्स ही हमें पढ़ने हैं डिटेल में। चलो ट्रू फैक्ट्स शुरू करते हैं, ये लेते हैं। तो सबसे पहले इनको कहते हैं ट्रू फैक्ट्स, या फिर हम इनको कह सकते हैं न्यूट्रल लिपिड्स। हाँ जी, तो ये हो गया ट्रू फैट्स या फिर न्यूट्रल लिपिड। अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि भाई लिपिड का सीधा साधा हिसाब है कि मैं फैटी एसिड एक लूंगा, लॉन्ग चेन लूंगा उसकी, मैं एक एल्कोहल लूंगा और मैं उसके साथ एक ईस्टर बॉन्ड बनाऊंगा। भाई मुझे ये सब चाहिए, ठीक है। ट्रू फैक्ट में क्या था कि अल्कोहल का नाम स्पेसिफाई हो गया था कि वहां पे ग्लिसरॉल होगा, अल्कोहल है ना, ग्लिसरॉल होगा। तो यहाँ पे आपको पता है दिस इज ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, बिल्कुल ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड का मैं आपको बता देती हूँ, फैटी एसिड कभी आप देखोगे तो फैटी एसिड में होगा एक आर ग्रुप और उससे जुड़ा होगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम फैटी एसिड कहते हैं। आर ग्रुप में आप कितनी भी लंबी चेन वहां पे जोड़ सकते हो, ठीक है। तो फैटी एसिड हो गया। अगर मैं ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस करूं तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, यहाँ पे हमारे कार्बन चेन होती है जिसमें 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन और हर किसी पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हर किसी पे एक OH लगा हुआ है, ये रहा, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर किसका है, हमारे ग्लिसरॉल का ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों। अब ये जो ग्लिसरॉल है, ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल है ये ग्लिसरॉल का, जो मैंने आपको बताया एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल का और ये फैटी एसिड है। अब बच्चों मैंने क्या बताया था कि इसके बीच में क्या बनेगा, इसके बीच में एक ईस्टर बॉन्ड बनेगा। तो देखते हैं हमारा ईस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा। तो ईस्टर बॉन्ड, पहले मैं आपको बॉन्ड यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, देन थोड़ी सी और बातें फैटी एसिड के बारे में करेंगे। तो CH2 CH CH2, ठीक है, देन सब पे क्या लगा है, OH लगा है। ओके, अब यहाँ पे फैटी एसिड की चेन, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। अब आप बताइए बच्चों कि यहाँ पे कितने चांसेस हैं फैटी एसिड कितने जुड़ सकते हैं, मतलब कितनी चेन जुड़ सकती है फैटी एसिड की, क्योंकि 3 प्लेसेस खाली हैं, तो इसलिए 3 चेन और मैम 3 तीनों फैटी एसिड आके जुड़ मैम सकते हैं, तीनों में जुड़ जाए। ठीक है, तीनों में जुड़ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैंने एक जोड़ना चाहा, ठीक है, ये रहा। तो इसमें क्या होगा, COOH। तो क्या होगा, बॉन्ड कैसे बनेगा, सबसे पहले ये जो H2O है, और हमेशा ये इसमें क्या होता है कि रिएक्शन कैसी होती है हमारी, H2O जिसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है ना, H2O यस जिसमें मैम। लॉस्ट हो जाता है, H2O लॉस्ट हो गया और H2 यहाँ पे लॉस्ट हो गया। तो इनके बीच में सिर्फ क्या रह गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा रह गया, CH2 और फिर देन O, ठीक है, CH2O और फिर उसका OCR, है ना, ये स्ट्रक्चर रह गया। इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे, इस तरीके का बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ओके, H2O लॉस्ट हो जाएगा। नाउ सेकंड, अगर ये एक पे बनता है ना, तो ये एक बार मैं ये यहाँ लिख देती हूँ, ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, एक पे बन सकता है, 2 पे बन सकता है, 3 पे भी बन सकता है। तो यहाँ पे भी चांसेस हैं बनने के और यहाँ पे भी चांसेस हैं बनने के, ठीक है, यहाँ पे भी ईस्टर बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे भी ईस्टर बॉन्ड बन सकता है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये है ट्रू फैट का स्ट्रक्चर। ओके, किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछो इसमें। नो मैम। चलो, नहीं, हाँ ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया अच्छे से, ट्रू फैट का स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है। अब मुझे थोड़ी सी डिस्कशन फैटी एसिड को लेकर भी आपसे करनी है। तो फैटी एसिड के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो फैटी एसिड होती है, फिर लिख रही हूँ मैं इसको, तो ये बच्चों कैटेगराइज है। अब क्या है, फैटी एसिड के सबसे पहले मैं 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करती हूँ। सबसे पहले होते हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड और दूसरे होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड।
ठीक है, नॉन एसेंशियल होते हैं और एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। और आपको पता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के पीछे क्या क्राइटेरिया है, कोई मुझे बताएगा? बिल्कुल, मैं आपको बता चुकी हूँ ये वाली चीज कि जब कोई भी नॉन चीज एसेंशियल मैम एसेंशियल जो है रॉ इसका मटेरियल से प्रिपेयर होते हैं मैम, और एसेंशियल हाँ जी, और मैम हाँ, एसेंशियल मैम जो मैम हम फूड मटेरियल से मैम ऑब्टेन करते हैं, दोनों में ये डिफरेंस है। ओके। और कुछ मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि एसेंशियल कि कोई चीज हम बना पाते हैं, हाँ, मैम सिंथेसाइज नहीं होते, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल बॉडी सिंथेसाइज करती है। वेरी गुड वेरी गुड, यही वाली चीज मुझे बतानी थी आपको। तो कैटेगरी जो इसको डिवाइड करा गया है वो इसी के बेसिस पे करा गया है कि एसेंशियल फैटी एसिड, सो इट मस्ट बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो ये बाहर से ही लेने पड़ेंगे हमें एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। ठीक है, तो इसको हम सिंथेसाइज्ड नहीं कर सकते, इसको भाई हम बाहर से ही लेंगे, जबकि नॉन एसेंशियल फैटी एसिड का ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो एसेंशियल फैटी एसिड में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, जैसे कि एसेंशियल फैटी एसिड, क्योंकि इन्हीं के बारे में जानना है हमें। तो सबसे पहले है इसमें कैटेगरी लिनोलिक एसिड। ठीक है, ये जो है हमारा, ये क्या है, ये एक एसेंशियल फैटी एसिड है। एसेंशियल फैटी एसिड यहाँ पे होता है ओमेगा 6। ठीक है, बेसिकली इसमें ओमेगा 6 होता है। तो इसकी बात हम करेंगे कि इसमें ओमेगा 6 होता है या ओमेगा 3 होता है किसी किसी में, तो उसके बारे में हमें अभी नहीं जानना है। ओके, बस आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड इज एल्फा लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। और थर्ड भी है, एक एग्जांपल और है, इसको कहते हैं आर्किडोनिक एसिड। ठीक, सो दिस इज आर्किडोनिक एसिड। तो लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और ये क्या है, लिनोलेनिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड। अब इसमें मुझे आपको क्या बताना है कि ये जो लिनोलिक एसिड है यही कन्वर्ट हो सकता है आर्किडोनिक एसिड पे, एसिड में। ठीक है, सो दिस लिनोलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू आर्किडोनिक एसिड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या है कि अब बच्चों 3 तरीके के एसेंशियल फैटी एसिड है, आप समझ लो। ठीक है, अब अगर हमारी बॉडी में आर्किडोनिक एसिड अगर हमें बाहर से लेना है, अगर हमने नहीं लिया लेकिन हमने ऊपर वाले दोनों ले लिए, तो आपको पता है कि लिनोलिक एसिड जो है वो आर्किडोनिक एसिड बना देगा, तो ऊपर वाले दोनों हम ले सकते हैं, ज्यादा एसेंशियल है। लेकिन अगर हमने ऊपर वाला नहीं लिया तो हमें थर्ड वाला भी जरूर लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो थर्ड वाला लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड वाला फिर कोई नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी फर्स्ट वाले की कमी हो जाएगी। तो इसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर हम पहला वाला ले लेते हैं तो हमारा जो तीसरा वाला है वो खुद ब खुद हमारी बॉडी में बन जाता है। ओके, और ये एसेंशियल है, और एसेंशियल कैसे होते हैं, इनको हमें बाहर से लेना ही लेना पड़ता है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा। अब इनके इनके जो स्ट्रक्चर है, कार्बन चेन है, ये आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, आपका कोई चैप्टर है तो उसमें आपको ये बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नहीं पढ़ना है। 3 तरीके के एसेंशियल हो गए। अब दूसरी कैटेगरी में, मतलब दूसरी डिवीजन है, एक और बेसिस है डिवीजन का, तो हम उस पर बात करते हैं। तो दूसरा क्या बेसिस है? सेकेंड बेसिस है फैटी एसिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड, सुना होगा, एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है बच्चों, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हम फैटी एसिड के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ट्रू फैट में जो बॉन्ड बन रहा है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में बन रहा है। तो हमें पता होना चाहिए किस किस तरीके के ना फैटी एसिड होते हैं। तो ये वाले कैसे हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, सो ऑल सिंगल बॉन्ड, जहां पे आपको सारे सिंगल बॉन्ड देखने को मिले वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और जहां पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिले या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले वहां पे अनसैचुरेटेड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल चाहते हैं
तो आपको पता चले तो ये है पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड होता है, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं बच्चों इसमें पाल्मिटिक एसिड में। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक एग्जांपल ऊपर भी मैंने लिखा था, ये जो लिनोलिक एसिड होता है। ठीक है, लिनोलिक एसिड हो गया, लिनोलेनिक एसिड हो गया, ये दोनों जो हैं ये दोनों अनसैचुरेटेड में आते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो, लिनोलिक एसिड। ठीक है, ये दोनों हो गए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा और अभी मैं आपको बताऊंगी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में थोड़ा सा और। यहीं पे चलो, यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि कर ही रहे हैं ना इसका डिफरेंशिएशन। और क्या है इसमें डिफरेंस, और आपको पता है बच्चों कि ये जो हमारे सैचुरेटेड, वीकर बॉन्ड अनसैचुरेटेड। हाँ स्ट्रॉन्ग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वीकर बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अब क्या है कि ये सैचुरेटेड होते हैं, इसलिए ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि आपने अभी ये बताया इसलिए मैंने ऐसे ये बताया, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होने वाले जो फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, वो हमारे कौन से होते हैं बताइए? घी, ठीक है, ये जो हमारा घी है, घी हम खाते हैं, तो आपने देखा होगा ये हम लिक्विड में, और सर्दियां स्पेशली आती हैं तो सर्दियों में तो ये और जम जाता है, और वैसे भी नॉर्मली ये कैसा है, सॉलिड ही रहता है। हाँ जी, अनसैचुरेटेड है घी, सैचुरेटेड है ना बच्चे? हेलो, यस मैम। हाँ सैचुरेटेड में आता है ना घी, आप किस में कहना चाह रहे हो, अनसैचुरेटेड में? मुझे लगा कि अनसैचुरेटेड में, मुझे लगा क्योंकि इसमें नहीं दो नहीं नहीं, कंपैरिजन थे। सैचुरेटेड में ही। हाँ यस अच्छा, मैम, नहीं नहीं, सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में ही आता है, हाँ सैचुरेटेड में ही आता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। और अगर हम बात करें बटर की, तो बटर भी इसी में ही आता है, हमारे सैचुरेटेड वाले में। ओके, अगर हम बात करें इसकी अनसैचुरेटेड की, तो दीज आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल कोई देना चाहेगा? ऑयल, vegetable oil, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, वेरी गुड। तो ये जो ऑयल्स होते हैं ये हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ओके, सो सिंपल सी बात है कि जितने ज्यादा सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, सैचुरेटेड के केस में क्या है, वहां पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो इस तरीके का जब लिपिड होता है यहाँ पे क्या होगा, वो सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पे। ओके, मल्टीपल बॉन्ड नहीं होंगे। और वैसे अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो वहां पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पे वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ओके, अब सैचुरेटेड की बात हो गई और अनसैचुरेटेड की बात हो गई। ठीक है, इसके बारे में मुझे इतने, हाँ यही बताना था मुझे इन दोनों के बारे में। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक अभी तक, मुझे बता सकते हो? कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर है? बहुत रिएक्टिव होते हैं, पता है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ना, ये काफी रिएक्टिव होते हैं, काफी रिएक्टिव होते हैं। तो ये हमेशा सोचते हैं मैं किसी से रिएक्ट कर लूं, मैं किसी से रिएक्ट कर लूं, इस तरीके से ये काफी रिएक्टिव होते हैं। और ये लिक्विड पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे हमारे। ओके, नाउ ये क्लियर हो गया अभी तक आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है मुझे। मिस्टर राव, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि नेटवर्क, आप एक बार अपने नेटवर्क चेक करिए। एक बार आप लोग अपने नेटवर्क चेक करिए। हाँ जी, हाँ जी, हेलो मैडम, मैं हाँ ये जी, पूछ अब रहा आ रही है मुझे। हूँ जो एनिमल ऑयल्स होते हैं जैसे कॉड लिवर ऑयल, जी वो जी, सैचुरेटेड होते हैं अनसैचुरेटेड में आते हैं वो?
अच्छा, जो एनिमल ऑयल होते हैं वो बिल्कुल अनसैचुरेटेड में आते हैं। जो भी चीज लिक्विड होती है, मतलब जिस तरीके के फैटी एसिड लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो हाँ हाँ अनसैचुरेटेड में आते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, वो अनसैचुरेटेड में ही आएंगे। ठीक है, उसका कोई अनसैचुरेटेड लेना देना नहीं है किसी किसी तरीके का भी वो हाँ हो। हाँ ठीक है। अच्छा, ओके अब हम जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब मुझे आपको ग्लिसरॉल का तो हो गया, अब मुझे आपको एक और चीज बतानी है। जब एक फैटी एसिड अटैच होगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, हम वापस से ट्रू फैट पे चलते हैं। एक बार ग्रुप भी चेक कर लीजिए आप लोग कि कोई है तो नहीं ग्रुप पे। ठीक है, कहीं कोई ऐड ना कर पा रहा हो, एक बार चेक कर लेना। सो व्हेन वन फैटी एसिड अटैच्ड, किसकी बात कर रहे हैं हम। अब वापस से ट्रू फैट पे आ गए हैं हम। ठीक है, जब एक फैटी एसिड अटैच होता है, एक फैटी एसिड अटैच होगा तो देखो बच्चों क्या है कि ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होगा। ओके, एंड फैटी एसिड उसके नीचे ऐसे चेन की तरह लगा होगा। जब एक फैटी एसिड अटैच है एक ग्लिसरॉल पे, तो ये देखिए एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और एक फैटी एसिड। ठीक है, अब ये जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है ये कैसा है, ये एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। अब फैटी एसिड की बात करें, सॉरी ये एक हाइड्रोफिलिक है। कहाँ दिमाग है, ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक नहीं है। तो ये हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर लविंग, इसको बहुत प्यार है पानी से। अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो अभी स्टार्टिंग में ही बात हुई है, ये हम इनसॉल्युबल होते हैं हाइड्रोफोबिक और हाँ ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर से डरते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल वाटर और ये वाटर से डरते हैं, तो ये कैसे होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब बच्चों क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसको मैं क्या कहूंगी, क्योंकि इस पे एक ही फैटी एसिड अटैच है, तो ये कैसा है, ये मोनो ग्लिसराइड फैट है। ठीक है, तो ये किस तरीके का फैट है, ये एक मोनोग्लिसराइड फैट है। ओके, और मोनोग्लिसराइड फैट है ये हमारा। और इस तरीके के मॉलिक्यूल को एक और नाम देते हैं। इस तरीके के मॉलिक्यूल में जहां पे एक पार्ट हाइड्रोफोबिक हो और एक पार्ट हाइड्रोफिलिक हो, दोनों हम सोप बिल्कुल अपोजिट, हाँ अपोजिट पोलैरिटी के हो। नहीं सोप नहीं, इसको हम कहते हैं एम्फीपैथिक, अगर आपने सुना हो तो। हाँ, सोप का वो चैप्टर अलग है ना, हमें यहाँ पे वो नहीं पढ़ना। तो इसको एम्फीपैथिक कहते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल किस तरीके का है, जहां पे आपको हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट एक ही मॉलिक्यूल में देखने को मिलेंगे। मतलब अब जब ये फैट बन गया है, ट्रू फैट बन गया है, तो अब तो ये बॉन्ड बनाने के बाद एक ही मॉलिक्यूल बन गया है ना, तो कैसा मॉलिक्यूल है, ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। अच्छा बच्चों, जब दो फैटी एसिड अटैच होंगे, ठीक है, जब दो फैटी एसिड अटैच होंगे तो आप बताइए उसको क्या कहेंगे, डाइग्लिसराइड फैट। डाइग्लिसराइड फैट। ठीक है, डाइग्लिसराइड फैट। और जब तीन अटैच होंगे तो उसको ट्राइग्लिसराइड फैट। ट्राइग्लिसराइड, जी बिल्कुल उसको ट्राइग्लिसराइड फैट कहेंगे, ग्लिसराइड फैट। ठीक है, तो फैट की बात हो गई और हमने ट्रू फैट मैंने आपको अभी बताया और आपको सब क्लियर हो गया। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी क्लियर हो गया। नाउ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में भी आप याद रखना, जब ये सैचुरेटेड फैट है और अनसैचुरेटेड फैट है तो उसका स्ट्रक्चर अंदर से कैसा है। ठीक है, अब मैं एक बार बता ही देती हूँ आपको। ये देखो, जब हमारे पूछा जाए सैचुरेटेड फैट बताओ, सैचुरेटेड फैट अगर पूछा जाए तो आप इसमें लिखोगे ग्लिसरॉल किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ। ठीक है बच्चों, ये है सैचुरेटेड फैट। और अगर अनसैचुरेटेड पूछा जाए फैट, अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे ग्लिसरॉल प्लस सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये आप लिखोगे। अगर अनसैचुरेटेड की बात करी जाए तो ग्लिसरॉल प्लस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, अगर अनसैचुरेटेड फैट की बात करी जाए, अनसैचुरेटेड फैट की बात करी जाए तो इसमें हम करेंगे ग्लिसरॉल प्लस अनसैचुरेटेड
फैटी एसिड। ठीक है, तो ऊपर आप ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको करवाया था फैटी एसिड में डिफरेंशिएशन, तो बच्चों यहाँ पे ये जो घी और बटर और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये फैट के लिए मैंने लिखवाया, आप याद रखना। ये मैंने फैटी एसिड अकेले इकलौते फैटी एसिड के लिए नहीं लिखवाया है, ये इस तरीके के फैट के लिए लिखवाया है जहां पे इस तरीके का फैटी एसिड पाया जाता है। ये आपको क्लियर है बच्चों कि आप तो इस इन दोनों में आप ये चीजें लिखना चाहते हैं तो ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं, बाकी ये दोनों चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे सिर्फ हम फैटी एसिड पढ़ रहे थे, और ऐसे फैट जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो होते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपको कहीं भी वहां पे गलत लगा हो कुछ भी, तो आप यहाँ पे अब इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि ये ऐसे, ठीक है, सैचुरेटेड फैट उस तरीके के, सैचुरेटेड फैटी एसिड उस तरीके के फैट में होते हैं जो फैट सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि घी और बटर। तो घी और बटर किसका एग्जाम्पल है? ये सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये आप एक चीज, ठीक है, गलत मत करना दोनों को। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अच्छा, तो एक्सक्यूज मी, जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो इसके बारे में एक और लाइन, ठीक है, जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अगर मैं उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन दे दूं तो आपको पता है ना कि उसके डबल बॉन्ड टूटने लगेंगे और सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनने लगेंगे, है ना। तो अगर मैं इसमें क्या कर दूं, हाइड्रोजनेशन कर दूं, अगर मैं इसमें हाइड्रोजनेशन कर दूं यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दूं, तो आपको पता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड फैट। सॉरी, हाँ जी, हम इसको हम निकल के मतलब ऊपर करते हैं ना, निकल, इसको हम निकल के ऊपर करते हैं, मतलब मैं निकल समझी को हम नहीं। वो लेते हैं मतलब एक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हम निकल को कैटलिस्ट लेते हैं और फिर हम ये करते हैं। हाँ जी, ओके। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है, ये माना जाता है कि अगर आप अनसैचुरेटेड फैट लेते हो वो हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू आप सैचुरेटेड फैट लेते हो बच्चों। ठीक है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट, ठीक है, जो कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ओके, जैसे कि हमारे सैचुरेटेड फैट में मैंने आपको घी वगैरह बताया था, तो इनकी क्या प्रॉपर्टी, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये डिपॉजिट हो जाते हैं हमारी ब्लड वेसल में जाके, और सैचुरेटेड फैट कोलेस्टेरॉल अगर आपने पढ़ा हो तो वो भी इसी में आते हैं, तो वो भी उसमें भी पहले माना जाता था कि है ना ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाते हैं जाके और ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर वहां पे ब्लड का फ्लो जो है उसमें रोक देते हैं और बहुत सारे डिसीज वहां पे कॉज हो जाते हैं, ठीक है, कॉज होते हैं। लेकिन क्या है कि कोलेस्टेरॉल को अब जो न्यू रिसर्चेस हैं उनके हिसाब से कोलेस्टेरॉल को नहीं माना जाता कि कोलेस्टेरॉल हार्ट में जाके डिपॉजिट होता है, तो कोलेस्टेरॉल का क्लियर हो गया है कि वो हार्ट में डिपॉजिट नहीं होता। ओके बच्चों, लेकिन फिर भी ये ज्यादा बेटर रहेगा हेल्थ के लिए अगर आप अनसैचुरेटेड फैट्स लें, ठीक है, एज कंपेयर टू सैचुरेटेड फैट्स। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सेकेंड दो मुझे, फिर हम रिज्यूम करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। यस मैम। तबीयत खराब Yes, चल रही है ना आजकल ऐसी, तो वही। ओके बच्चों, तो मैंने आपको ये कहा कि अनसैचुरेटेड फैट लेना, ठीक है, गुड होता है एज कंपेयर टू आप सैचुरेटेड लो, ठीक है। सैचुरेटेड क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है हमारी ब्लड वेसल में डिपॉजिट होने की, जिसकी वजह से, जैसे कि कोलेस्टेरॉल के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि अब
रिसर्चेस के जरिए प्रूव हो चुका है कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होता, लेकिन पहले हर बुक में और हर जगह यही कहा जाता था, एडवर्टाइजमेंट भी आती थी कि भाई कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा आपके हार्ट में, तो वहां पे आपको हार्ट रिलेटेड डिसीज यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकता है ना। लेकिन अब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी और तरीके के फैटी सब्सटेंस वहां डिपॉजिट होते हैं, उनका पता नहीं लग पाया है। ओके, ठीक है, लग भी गया है रिसर्चर्स के हिसाब से, तो फिर वो अभी तक बुक्स वगैरह में नहीं आया है। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल को एक रीजन माना जाता था, तो इसीलिए कहा जाता है कि अनसैचुरेटेड फैट्स लेना ही ठीक रहता है। नाउ ये क्लियर हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं हमें नॉर्मली प्लांट्स में पाए जाते हैं, और सैचुरेटेड फैट्स नॉर्मली एनिमल में पाए जाते हैं। ओके, सो अनसैचुरेटेड फैट्स नॉर्मली फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में पाए जाते हैं। और अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो नॉर्मली वो एनिमल्स में पाए जाते हैं। फाउंड इन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के जरिए हमें मिलते हैं। नाउ ये हो गया। अब हम इन ट्रू फैट्स के कुछ फंक्शन देख लेते हैं बच्चों। तो क्या फंक्शन है बेसिकली, सबसे पहली एक चीज आपको भी पता होगी कि हमारी स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, स्किन के अंदर डिपॉजिट की प्रॉपर्टी है, डिपॉजिट होने की प्रॉपर्टी है। तो हम फंक्शन में लिखेंगे सब क्यूटेनियस फैट्स, ठीक है, इन ये सब क्यूटेनियस फैट्स की तरह वर्क करते हैं। सब क्यूटेनियस मतलब अंडर द स्किन, स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, डिपॉजिट होने वाले, डिपॉजिट अंडर दी स्किन, ठीक है, हमारे स्किन के नीचे ये डिपॉजिट हो जाते हैं। और कैसे वर्क करते हैं बच्चों, दे एक्ट एज अ इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह वहां वर्क करते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी जो बॉडी हीट है वहां को बॉडी के अंदर ही रखते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते, ठीक है, और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के जो फैट होते हैं। तो फैट की वजह से एक बहुत अच्छी चीज आपको हो जाती है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि फैट बढ़ाइए मोटे हो जाइए, ऐसा नहीं है, पर अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। पर ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, आपकी बॉडी की जो गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देते बच्चों, ठीक है। अब दूसरी क्या चीज है, ये ऑर्गन के अराउंड डिपॉजिट हो जाते हैं, ये एक डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, डिसएडवांटेज है, और कह सकते हैं, चलो एक एडवांटेज भी कह सकते हैं इसको। कैसे है डिसएडवांटेज या फिर कैसे है एडवांटेज, वो देखते हैं। तो डिपॉजिटेड अराउंड ऑर्गन, ठीक है, इसका पहले एडवांटेज देखते हैं कि जब ये ऑर्गन्स के अराउंड डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये ऑर्गन को एक कुशनिंग देंगे, ठीक है, और उसको ऑर्गन्स को मैकेनिकल शॉक से बचाएंगे। ओके बच्चों, कोई भी मैकेनिकल शॉक या कोई भी, अब किसी ने घूसा मार दिया किसी मोटे इंसान को, तो डायरेक्ट उसका जो ऑर्गन है ना वो इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, आगे की कुछ सेल्स वेल्स टिश्यू वगैरह मसल वसल ब्रेक होगी, लेकिन ऑर्गन तक बात नहीं पहुंचेगी। वहीं कोई पतले इंसान को अगर घुसा पड़ जाए तो उसको भाई काफी इंजरी हो सकती है ऑर्गन्स में। ओके, तो ये एक एडवांटेज है। लेकिन अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे अगर वो ऑर्गन्स के अंदर या ऑर्गन्स के अराउंड डिपॉजिट हो जाएगा तो वहां पे ऑर्गन में, ठीक है, वो डिसीज वहां क्रिएट कर सकता है, ठीक है, डिसीज वहां क्रिएट कर सकता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज अभी मैंने आपको बताया, या फिर ब्लड वेसल्स के ऊपर जमा हो जाना या उनके अंदर जमा हो जाना, ये एक बेकार चीज है। नाउ और क्या है तीसरा पॉइंट, इट इज अ रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक रिजर्व फॉर्म है एनर्जी की। अगर मोटे लोग या फिर, ठीक है, बहुत दिन तक, है ना, चबी जो लोग होते हैं, हेल्दी लोग होते हैं काफी, वो बहुत दिन तक अगर खाना नहीं खाते तो चल जाता है, क्योंकि फैट रिजर्व फॉर्म है एनर्जी की, और वहां से वो एनर्जी लेते रहते हैं, उस फैट से वो एनर्जी लेते रहते हैं, और वो काफी टाइम तक सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन उनको तो ज्यादा ही भूख लगती है भाई, वो तो रह नहीं पाते, है ना, आपने यूजुअली देखा होगा, आपके जो भाई बहन थोड़े से हेल्दी होंगे वो कहते हैं उनको तो हर वक्त ही भूख लगती होगी। तो ये है एक फंक्शन, ठीक है, ये तीनों फंक्शन है इसके। अब ट्रू फैट खत्म होते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए,
ठीक है, फिर हम वैक्सेस शुरू कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट है बच्चों? नो मैम। नो मैम। ओके डन। तो हम अब वैक्सेस करते हैं। वैक्सेस, तो वैक्सेस में आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये भी ईस्टर है। ठीक है, सो ईस्टर्स मतलब ईस्टर बॉन्ड यहाँ पे भी बनेगा। सो दीज आर ऑल्सो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। तो बच्चों ये भी फैटी एसिड के ईस्टर है। एंड उसके साथ और क्या क्या चीजें हैं, और एक अल्कोहल भी है, बिल्कुल है, बट ग्लिसरॉल नहीं है, ये आपको मैंने बताया था। अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल के अलावा अल्कोहल यहाँ पे प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल। अब ये वैक्सेस में आते हैं। वैक्सेस के एग्जांपल्स वगैरह की बात करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि स्ट्रक्चर वगैरह हम देख चुके हैं कि किस तरीके का फैटी एसिड और अल्कोहल अटैच होते हैं। अब इसका है हमारा, आपने सुना होगा प्लांट वैक्सेस, है ना। प्लांट भी, जैसे कि आपने वो वाले प्लांट देखे होंगे जो मोस्टली वाटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं उन्हें, हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स ना क्या करते हैं, अपने लीफ के अराउंड और अपने पूरे स्टेम वगैरह पूरे प्लांट के अराउंड एक लेयर बना लेते हैं, एक वैक्स की लेयर बना लेते हैं। ओके, तो वैक्स की वो लेयर बना लेते हैं। एक उनकी अपर लेयर तो होती है, ठीक है, जो उनकी एक आउटर लेयर होती है, जिसको क्या कहते हैं, क्यूटिन कहते हैं। तो क्यूटिन के साथ वो एक वैक्स की लेयर बना लेते हैं। जब वो क्यूटिन के साथ एक वैक्स की लेयर बना लेते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, फिर उसकी अपर लेयर को हम क्यूटिकल कहते हैं। तो प्लांट वैक्सेस और फिर क्यूटिन है उसकी एक लेयर, और क्यूटिन के साथ ही वैक्सेस अगर हो जाते हैं तो उसको क्यूटिकल कहा जाता है। तो प्लांट हाइड्रोफाइट्स में आप क्यूटिकल आपको देखने को मिलेगा। तो क्यूटिकल एक ऐसी लेयर है जो कि दो चीजों से मिलके बनी है, एक उनकी आउटर लेयर और दूसरी उनके ऊपर वैक्सी कवरिंग। ओके, तो ये प्लांट वैक्सेस हैं। देन सेकंड है हमारी बी वैक्स। बी वैक्स आपने सुना है, कौन बनाता है बी वैक्स, कौन बनाता है? हनी बी। हनी बी, वेरी गुड। सो प्रोड्यूस बाय हनी बी। ठीक है, तो हनी बी जो होती है अपनी हाइव्स बनाने के लिए, अपना छत्ता बनाने के लिए हनी बी वैक्स बनाती हैं। सो टू मेक हाइव्स, अपनी हाइव्स बनाने के लिए, अपना छत्ता बनाने के लिए बनाती हैं। और कहां से निकलती है ये बी वैक्स? हनी बी के लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में से निकलती है। ठीक है, हनी बीज में भी आपको पता है ड्रोन्स होते हैं, वर्कर बीज होती हैं, ठीक है, और क्वीन होती है। तो वर्कर बीज ही ये बी वैक्स बनाने का काम करती हैं बच्चों। सबसे पहली बात, ये वर्कर बीज काम करती हैं, और वर्कर बीज के लास्ट एब्डोमिनल, उनका जो एब्डोमेन रीजन होता है और एब्डोमेन का लास्ट सेगमेंट होता है, वहां से ये वैक्स निकलती है, क्योंकि वहां पे वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, वहां पे उनकी वैक्स ग्लैंड होती है और वहां से वैक्स बनाते हैं। तो आपको पता है वर्कर बीज छत्ता बनाने का काम करते हैं। सारा काम तो बेचारे को वर्कर बीज को ही करना पड़ता है ना, क्वीन का उतना एज सच काम नहीं होता। ओके, तो ये हो गया हमारा वर्कर बीज का, तो मैं इसके बारे में लिख देती हूँ। वर्कर बीज करती है बी वैक्स सिक्रीटेड बाय wax gland which are present in last abdominal segment of worker bee। जी, ये हो गया। नेक्स्ट, कैसी होती है ये हमारी बी वैक्स? ये काफी सॉफ्ट होगी, ऑब्वियसली वैक्स है, ये सॉफ्ट होगी। और कौन से कलर की होगी? ये येलो होगी। बहुत सारे कार्टून्स में भी आपने देखा होगा येलो कलर का हाइव होता है उनका। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, और किस तरीके की वैक्स आपने सुनी है? क्या आपने ईयर वैक्स सुना है? कान में होता है, हमारे Yes, कान में से ma'am. एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है। हाँ जी, मैम ईयरबड के अंदर होता है। ईयरबड के ईयरबड अंदर को लगाते कैसे हैं। होगा? नो मैम, हाँ, ईयरबड ईयरबड के अंदर निकल के आता अंदर है। होता है। हाँ हाँ जी, और कुछ बच्चे कुछ पूछ रहा था अभी मुझसे।
कोई कुछ नहीं पूछ रहा था? ओके हाँ, तो आपने कान के अंदर है ना वो स्टिकी सब्सटेंस येलोइश सा, तो वो एक्सटर्नल ईयर में ही मिल जाता है। ये जो हमारा पिन्ना है ना ऊपर कान का, ये जो आउटर ईयर, इसको पिन्ना कहते हैं बच्चों। यहाँ पे भी हमको यहाँ पे ही हमको मिल जाता है, ये इसके अंदर हल्का सा, आप हल्का सा डेप्थ में जाओगे आपको मिल जाएगा। इसको सेरुमिन कहते हैं, ठीक है, सेरुमिन, ठीक है। ईयर वैक्स को सेरुमिन कहते हैं क्योंकि जो ग्लैंड होती है हमारे एक्सटर्नल ईयर में, जो ग्लैंड होती हैं उनको सेरुमिनस ग्लैंड कहते हैं, जो ईयर वैक्स प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए ईयर वैक्स को सेरुमिन कहते हैं बच्चों। ओके, तो मैं लिख देती हूं एक बार, दिस ईयर वैक्स इज secreted by ceruminous gland which are present in our external ऑडिटरी मीटर्स। हमारा ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होता है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होता है एक्सटर्नल ईयर का, वहां पे ये ग्लैंड होती है ऑफ अर एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, ये जो बाहर का, फिर आपको पता है ना, आपने पढ़ा होगा एक्सटर्नल ईयर, फिर मिडल ईयर, फिर इनर ईयर, ये मैं आपको सब अच्छे से बताऊंगी। ओके, जब हम उस चैप्टर पे आएंगे, इसमें हमें आई और ईयर पढ़ना है, तब मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, इसका काम क्या है, वहां पे ईयर वैक्स क्यों प्रेजेंट होती है? उस वहां पे ईयर वैक्स का फंक्शन है प्रोटेक्शन का, ताकि कोई भी सब्सटेंस जो है, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, हमारा जो गैप है ना कान के, नोज के, ये खुले हुए हैं। अब ये जो क्या बोलते हैं, चेम्बर्स हैं, खुले हुए हैं, तो बच्चों इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी तो कोई ना कोई चीज वहां पे होगी ना भाई, मच्छर, मक्खी, माइक्रोब, डस्ट पार्टिकल, कुछ भी घुसता घुसता चला जाएगा, वो तो अंदर चला जाएगा बॉडी के। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए चीजें होती हैं, जैसे कि जो नाक में भी आपने देखा होगा, वहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है हमारी ये ग्लैंड। ओके, और ईयर वैक्स यहाँ पे काम करता है। फंक्शन बता देती हूँ मैं आपको, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ ईयर ड्रम, ठीक है, ये जो हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसको ईयर ड्रम कहते हैं, तो ईयर ड्रम का प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। इसको सब मैं आपको डिटेल में ईयर ड्रम और ईयर के बारे में अच्छे से बताऊंगी जब उस चैप्टर पे हम चलेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ईयर वैक्स का क्या काम है। नेक्स्ट वैक्स पढ़ते हैं हमारी, अगर आपने सुना हो सीबम, सीबम सुना है किसी ने? ऑयल, बेसिकली ऑयल होता है, अगर आपने सुना हो, मेनली फेस पे आपको पाया जाता है, ठीक है, फेस पे आप पाते हो। आप कभी भी अपनी फेस पे नोज वाले एरिया में भी हाथ लगा लो ना, साइड के नोज में दोनों जो एजेस हैं, साइड वाला पोर्शन है, वहां पे आपको हमेशा एक ऑयल मिलेगा, और सुबह उठोगे तो ज्यादा मिलेगा वो ऑयल। तो मेनली वहां पे ये ग्लैंड होती है, वो सीबम सिक्रीट करती है हमारे फेस पे। तो सीबम जो होता है मेनली आपको कहाँ पाया जाता है? फेस पे पाया जाता है, नीलीन फेस, से ऑयल स्किन पे आ जाता है। कैसे सिक्रीट होता है? बाय सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट इन अवर बॉडी, ठीक है, और मोस्टली ऑन फेस, ठीक है, सो हम लिख सकते हैं मोस्टली ऑन फेस। तो सीबम क्लियर हो गया? ओके, तो फाइनली हमने वैक्सेस सारे देख लिए हैं। एक और वैक्स होता है जिसको लेनोलिन कहते हैं, उसको वूल वैक्स कहते हैं, ठीक है, काफी सारे हो गया, मैंने सोचा उसको क्या लिखवाऊं। यस मैम। ओके, तो क्या बताया था मैंने? अब इसके अलावा एक और होता है जिसको लेनोलिन कहते हैं। यार उसका नाम इतना मुश्किल है। ये जो हमारा लेनोलिन होता है इसको वूल वैक्स कहते हैं, ठीक है। तो वूल वैक्स हमको शीप से मिलता है। आपको पता है शीप अपने क्या बोलते हैं कि अपना ये जो
उसको वूल कहते हैं, तो उसके ऊपर एक वैक्स लगा के मतलब सिक्रीट करती है एक वैक्स, तो उसको वूल वैक्स कहते हैं। तो एक वो है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं, तो वो हमें भी नहीं पढ़ना। तो प्लांट वैक्स हो गए, बी वैक्स हो गए, ईयर वैक्स हो गए, सीबम, ये चारों इंपॉर्टेंट वैक्सेस हैं जब भी आपको कोई वैक्सेस के एग्जाम्पल पूछे। देन हम चलते हैं अपने कॉन्जुगेटेड लिपिड्स पे, ठीक है। सेकंड क्या है मैम हमारे, हाँ जी, मैम एक बार थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ जी लीजिए, कॉन्जुगेटेड लिपिड। थैंक यू मैम। ओके, तो कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में मैंने आपको क्या बताया था, कोई बताएगा मुझे क्या बताया था मैंने आपको? मैम सिंपल लिक्विड प्लस नॉन लिक्विड नहीं, लिपिड, हाँ सिंपल लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट। ओके, तो इसके एग्जांपल पे सबसे पहले मैंने फॉस्फोलिपिड बताया था, तो डायरेक्टली हम फॉस्फोलिपिड डिस्कस करते हैं। फॉस्फोलिपिड, नाउ फॉस्फोलिपिड का एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। इसका एग्जांपल है लेसिथिन, ठीक है, ये लेसिथीन, लेसिथीन इसका एग्जाम्पल है, और इसका स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करते हैं। फॉस्फोलिपिड का बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर है ये फॉस्फोलिपिड। यहाँ पे एक लिपिड का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाती हूँ पहले। तो ये एक लिपिड का स्ट्रक्चर है। अब ये बताइए मतलब ये किस तरीके का फैट है, मोनोग्लिसराइड फैट है या डाइग्लिसराइड फैट है या ट्राई है? डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड फैट है, ठीक है बच्चों, डाइग्लिसराइड फैट है। अब इस डाइग्लिसराइड फैट के ऊपर, यानी कि लिपिड हुआ ना, ये एक लिपिड के ऊपर, सिंपल लिपिड के ऊपर मैं लगा देती हूं अगर एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, तो ये हो गया फॉस्फोलिपिड बच्चों। तो ये रहा फॉस्फोलिपिड का डायग्राम। ओके, फॉस्फोलिपिड कहाँ पाया जाता है? सो इट इज फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस किसने पढ़ लिया अभी तक, ये पढ़ा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? यस मैम, हाँ बिल्कुल, तो आप, प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। वेरी गुड। तो फिर आपने वहां पे क्या पढ़ा होगा कि वहां पे फॉस्फोलिपिड की एक लेयर होती है Yes, ma'am. है ना? फॉस्फोलिपिड हो गया, देन दूसरे वाले भी मैं आप बता देती हूँ, फिर हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। दूसरे होते हैं ग्लाइको लिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स किस तरीके का है? अब ये कार्बोहाइड्रेट का है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था गैलेक्टोज, यहाँ पे गैलेक्टोज इन्वॉल्व है, तो एक कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। चलिए, ग्लाइकोलिपिड हो गया और फॉस्फोलिपिड हो गया। एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रही हूं, आई होप आपको सबको ही पता होगा वो स्ट्रक्चर। तो ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें बहुत सारे क्या लगे हैं, ये फॉस्फोलिपिड लगे हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड ऊपर से मैं इसका पी नहीं दिखा रही, ठीक है, इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, ठीक है, लेकिन हम मेम्ब्रेन में नहीं दिखाते क्योंकि स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ऐसा ही होता है ना बच्चों। अब मेम्ब्रेन है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें इतने सारे फॉस्फोलिपिड लगे हैं, और आपको पता है और क्या क्या लगा है इसके ऊपर, और क्या लगा होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पे मैम प्रोटीन लगे होते हैं। प्रोटीन, वेरी गुड, ठीक है, ये रहे प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि आउटसाइड होते हैं। अच्छा, और क्या होता है इसमें? कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन भी देखे जाते हैं। बीच में बड़ा एक बीच में प्रोटीन होता है, इंटीग्रल। हाँ, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन, वेरी गुड, ये रहा हमारा इंटीग्रल प्रोटीन, ये हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ देख सकते हो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। ओके, चलो देखते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। दूसरा कलर लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है एक ओलिगोसेकेराइड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है इस प्रोटीन पे, ठीक है। अब ओलिगोसेकेराइड और प्रोटीन जब मिलते हैं, ये देखो ओलिगोसेकेराइड और ये प्रोटीन, ये रहा, ये क्या है, ये जो मैंने ब्लैक कलर का बनाया है ये है एक ओलिगोसेकेराइड, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है, ये है प्रोटीन,
तो ओलिगोसेकेराइड प्लस प्रोटीन दोनों मिल गए, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, ये दोनों मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पे एक ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ है। चलो ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोलिपिड मैं आपको बताती हूँ, ग्लाइकोलिपिड कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ग्लाइकोलिपिड के लिए मैं एक बार दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये रहा। तो ग्लाइकोलिपिड कहाँ प्रेजेंट होता है, होता है पोलर होता ये है मैम। देखो। हाँ जी, ग्लाइकोलिपिड मैम, ग्लाइकोलिपिड मैम पोलर होता है नॉन पोलर? देखो अभी हम, आप बताइए ग्लाइकोलिपिड पोलर होता है या नॉन पोलर होता है, आप बताइए। मैंने तो पूछा था। हाँ सोचिए ना, सोचो, ये आपका, अब ये बहुत इजी है, ये पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। मैम नॉन पोलर होगा क्योंकि मैम वो पानी में मैम सॉल्युबल नहीं है, इसलिए जितना मेरा आइडिया है। सिंपल सीधी सी बात है, तो इसीलिए ना, ये क्या बचकानी क्वेश्चन मत पूछो करो प्रियांशु। देखो इधर, अब यहाँ पे तुमने ध्यान भटका दिया। देखो ओलिगोसेकेराइड प्लस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। अब मैं ग्लाइकोलिपिड यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, जो कि इस फॉस्फोलिपिड से जुड़ा है। फॉस्फोलिपिड से भी एक चीज जुड़ी है, अभी ऊपर ये प्रोटीन से जुड़ा था ये ओलिगोसेकेराइड, अब ये वाला किससे जुड़ा है, ये फॉस्फोलिपिड से जुड़ा है पूरा। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये हमारा ओलिगोसेकेराइड है। ठीक है, और आपको पता है ये जो मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे प्रेजेंट जो होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड दोनों जुड़े होते हैं, और इस पूरे दोनों के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है, जब एक कार्बोहाइड्रेट यानी कि ओलिगोसेकेराइड, सेकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट है, जब वो लिपिड के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, यानी कि फॉस्फोलिपिड के साथ वो जुड़ा है, तो मिलके ग्लाइकोलिपिड बन गया। तो ग्लाइकोलिपिड बन गया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ओलिगोसेकेराइड एक प्रोटीन के साथ भी जुड़ा है, जो कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, उस तरीके के स्ट्रक्चर को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो जब भी बच्चों आप ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ो या ग्लाइकोलिपिड पढ़ो, तो आप समझ जाना कि वो जो ग्लाइको वर्ड है वो एक सेकेराइड है या फिर एक कार्बोहाइड्रेट है, और आगे का वर्ड आप समझ गए हो प्रोटीन है या लिपिड है। तो जब एक लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ा है तो क्या है, वो ग्लाइकोलिपिड है। जब एक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ा है तो वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। और बच्चों ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दोनों मिलके क्या करते हैं, दोनों मिलके एक लेयर बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर और बनाते हैं, ये दोनों मिलके हमारे फॉस्फोलिपिड हो गए, ग्लाइकोलिपिड हो गए। प्रोटेक्टिव लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं, कभी आपने ग्लाइकोकैलिक्स भी सुना होगा सेल वाले चैप्टर में। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। आपको ये क्लियर हुआ ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड तो देखो बहुत सिंपल है, फॉस्फोलिपिड तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बिल्कुल ऐसे जो मैंने दिखाए, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं सारे, ये रहे फॉस्फोलिपिड्स हैं सारे, बस ऊपर वाला पी हम नहीं दिखाते हैं स्ट्रक्चर जब बनाते हैं। तो ये सारा फॉस्फोलिपिड है, नीचे की तरफ भी ये पूरा फॉस्फोलिपिड का है, ये रहा। और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन मैंने दिखा दिया है नीचे, कि जब उस पे एक एक्स्ट्रा सेकेराइड जुड़ा है, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में। कोई डाउट आपको, फिर हम आगे चलते हैं और दो और करते हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स दो और करते हैं, देन मैं आपको छोड़ दूंगी इसके बाद, क्योंकि फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। फिर है हमारे स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स, अब ये वाले लिपिड्स आपने नहीं सुने होंगे। क्या होता है ना, जब लिपिड के साथ जुड़ा होता है कोई भी नाइट्रोजनस बेस, लिपिड के साथ कोई भी नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होगा, तो उस तरीके के लिपिड्स को स्फिंगोलिपिड्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है जब, तो उसको क्या कहते हैं हम, स्फिंगोलिपिड्स कहते हैं। ये आपको पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये वाले भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेंगे, और ये आपको नर्वस टिश्यू में भी ये मिलेंगे स्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हायर स्टडी करोगे ना आप सेल चैप्टर की, तब आपको मिलेगा। अभी आपके सिलेबस में स्फिंगोलिपिड्स है नहीं सेल चैप्टर में। ठीक है, बाकी सेल चैप्टर से ही रिलेटेड है, ये बायोमोलिक्यूल थोड़ा थोड़ा
सेल चैप्टर से भी रिलेटेड है, जहां पे भी फॉस्फोलिपिड और इन सब की बात आती है, क्योंकि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ये सारी चीजें हैं, सेल के अंदर भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं। जैसे कि आगे चल के मैं आपको प्रोटीन, मैं आपको डीएनए बताऊंगी, ओके, एमआरएनए बताऊंगी, तो वो सारी चीजें सेल से रिलेटेड हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा स्फिंगोलिपिड्स। अब जो नेक्स्ट है हमारे लास्ट है वो होते हैं लिपो प्रोटीन। ये भी मैंने लिखवाया था जब हम कर रहे थे। तो लिपोप्रोटीन पता है आपको, जिसमें लिपिड प्लस प्रोटीन जुड़ा होता है। ठीक है, जब लिपिड और प्रोटीन आपस में जुड़े होते हैं उस तरीके के लिपिड्स को, ठीक है, हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। ओके बच्चों, तो कोई डाउट अभी इसमें आपको? जो मैंने आज लिपिड्स पढ़ाया, पूरा लिपिड हम खत्म कर चुके हैं, बताइए कोई डाउट है आपको? अब मेरा डाउट मैम मतलब इससे नहीं है मैम, थोड़ा अलग डाउट है। ओके, क्या डाउट है आपके? मैम 12th में मैम केमिस्ट्री का मैम सेम टॉपिक है मैम, मैम ने बताया था कि बायोमोलिक्यूल का केमिस्ट्री का, हाँ जी, तो मैम जी उसमें भी हाँ। सेम है मतलब पूरा जो हमने 10th उसमें आपको 11th ज्यादा रिएक्शंस पढ़ाई जाएंगी, जैसे मैंने आपको लिनोलीक और लिनोलेनिक एसिड बताया है, उसमें पूरा खोल के कार्बन स्ट्रक्चर्स के साथ, है ना, बिल्कुल कार्बन के साथ आपको Yes, ma'am, पूरा मैं बताया जाएगा। तो ये एक हल्का सा फर्क है, हाँ, कि वहां पे तो मैम आपको कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री की सेम लाइन रहेगा ना मतलब मैम, बॉन्ड दिखाएंगे, कंसेप्ट मतलब सेम है, ये हाँ। मैम सही है फिर तो, अभी से वहां पे पढ़ लेंगे बायो तो में थोड़ा सा नहीं घुसेंगे कि प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है, ये नहीं बोलेंगे वहां पे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, नर्वस टिश्यू में होता है, ये सब नहीं बोलेंगे। यस मैम। ओके, तो बच्चों आप सबको सब कुछ समझ आया? एंड करूं क्लास को, बताइए। Yes, ma'am. ओके, सबको क्लियर हुआ? जो क्लास में बंदे हैं, बिल्कुल 13 लोग हैं, सबको क्लियर हुआ? 15-16 होते हैं।